हेलो गाइस, पार्ट 4 में स्वागत है आप सबका। यहाँ तक बहुत सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। आप प्लीज़ पहले वाले चैप्टर्स देख के फिर यहाँ मुझसे जुड़िए ताकि आपको समझ में आए यहाँ तक की कहानी। आई एम डिस्कसिंग अबाउट माई मैरिज। तो अब तक मैंने बताया आप लोगों को कि जिनसे मेरी शादी हुई उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझसे छुपाई और किस तरह से झूठों का खुलासा हुआ। तो अब इस पड़ाव में आके मैं उनके नाना नानी से मिली, उनके फ़ोन नंबर्स लिए और फिर उनसे बातें मेरी शुरू हुई। जब मेरी बातें उनसे शुरू हुई तो मुझे पता चला कि ये अपने माँ बाप के अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं है, ये अपने माँ बाप के खुद के बच्चे हैं, खुद उन्हीं से जन्मा हुआ बच्चा, नॉट अडॉप्टेड। जो इन्होंने बोला था ये अडॉप्टेड है, ऑर्फनेज से उठाया है, वो नहीं है, सच वाला खून का रिश्ता है। मैं बौखला गई। आई वाज लाइक ये हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ये अपने आप को ऑर्फनेज में रखा हुआ ऑर्फन बच्चा, अनाथ बच्चा समझता है इसलिए क्योंकि इसके साथ हमारे रिश्ते कुछ खास है नहीं। और अब जाते हैं बैकग्राउंड में। इनका जो परिवार है उतना वेल टू डू नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तंगी थी पैसों की एंड ऑल। तो इनके माँ बाप के ऑलरेडी 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का, एक बेटा बेटी ऑलरेडी थे, ये तीसरा बच्चा है। तो जब तीसरी बार इनकी मम्मी प्रेग्नेंट हुई तो ये लोग बच्चा चाहते नहीं थे। तो इस फैमिली ने कभी एक्सेप्ट किया नहीं सही तरीके से। बचपन से ही बाकी 2 बच्चों को सब कुछ मिला पर इसे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। ये महरूमी या तंगी, यही सब में इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी। जितने बच्चे कुछ पैसे थे इनके परिवार में, इसके बड़े बेटे और बेटी पे सारे खर्चे हो गए। ज़्यादा पैसा था नहीं इसके ऊपर खर्चा करने का, एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए और बीच में माँ बाप गुजर गए। फिर इसके पहले के जो दादा और दीदी है, इन्होंने इससे रिश्ता नहीं रखा, तोड़ दिया रिश्ता। बाद में पता चला कि इसके खुद के ही वजह से। बट किसी के साथ इसका सही रिलेशनशिप नहीं है। झगड़ा फसाद करता है, मारपीट करता है, बदतमीज़ी से बात करता है, गाली गलौज देता है, पैसों का हेरा फेरी करता है। पैसा अब ले के बाद में दे दूंगा बोल के लेता है, कभी वापस नहीं करता है। दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से इसके कोई भी रिश्तेदार इससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। ये मुझे पता चला इसके नाना नानी से। और तभी पता चला कि मेरी जिससे शादी हुई है वो झूठ बहुत बोलता है और जो भी बातें इन्होंने मुझसे कही है उसमें से अधिकतर बातें झूठ है। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें इनके साथ कन्फ्रंट की कि मुझे ये सब पता चला, तो सबसे पहले तो इन्होंने मेरी बातें करना बंद कर दी। सबसे मेरे फ़ोन से नंबर वंबर डिलीट कर दिया ताकि मैं किसी से राब्ते में ना रहूँ। और फिर इन्होंने नाटक शुरू किया कि मैं बहुत अच्छा हूँ, यही लोग गलत समझते हैं मुझे, यही लोग मेरे साथ गलत करते हैं, इसीलिए मैं इनके साथ रिश्ते नहीं रखते। और he started to play the victim card that he is the one who is affected, he is the one who is right and these people are wrong and कैसे इन पे अत्याचार होता था और ये कितने जुल्म सहे हैं। Trying to play the pity card, and yes, I did get influenced by that. Yes, I did believe him. और मुझे लगा कि ठीक है, कसूरवार वो लोग हैं और ये नहीं है और इनके ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं जो मैं और मेरी ममता इसे पूर्ण कर देंगे, इन्हें प्यार देके वो सारी दर्द इनके जहन से निकालेंगे। ऐसा मैंने ठान ले ली, करना शुरू कर दी अपना काम, प्यार करना, अच्छे से पेश आना ताकि इनको कमी ना महसूस हो किसी चीज़ की। जो भी ज़रूरत की सामान मैं अपने घर से लाती थी इसके लिए, बिन बोले इसके सारे शौक़ पूरे कर देते थे। अब मेरे घर वालों ने बोला कि तुम लोग कब तक ऐसे रहोगे, तुम क्यों ना अपने लिए घर देखो या फिर तुम लोग हमारे यहाँ आ जाओ।
तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे घर जमाई नहीं बनना है, मुझे तुम्हारे वहाँ पे जाके सबके साथ नहीं रहना है। ठीक है, फेयर इनफ, हमारे पास एक फ़्लैट है खाली पड़ा हुआ, तो क्यों ना हम लोग वहाँ जाके रहें। तो उन्होंने कहा नहीं, क्यों, हम लोग लेंगे, फ़्लैट अपना लेंगे। एंड ही स्टार्टेड टू टेल मी कि थोड़ा थोड़ा करके मेरे गहने बेच के या कुछ भी करके पैसे जुगाड़ो ताकि हम अपना अलग फ़्लैट ले सकें। मैं किसी तरह 50,000 रुपीज़ इंतज़ाम करके इसको दी थी फॉर अ फ्लैट। इसने क्या हेरा फेरी किया मुझे आज तक नहीं मालूम। मेरे पैसे तो चले गए पर हमारा घर नहीं हुआ। इसने बोला था कि वह घर लेगा या जो भी है, नहीं हुआ, पर मेरा 50,000 रुपीज़ चला गया। आई हैव सीन सच बैड डेज। ठंडे में, सर्दी में, एक छोटे से बाथरूम जहाँ पे 2 आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, इतने में मैं बाल्टी भर भर के कपड़े धोती थी अपने हाथों से। इट वॉज अ हॉरिबल लाइफ स्टाइल दैट आई लेड। जो लड़की बड़ी हुई है, जिसके घर में नौकर चाकर है, सब कुछ है, उस लड़की को झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना पड़ता है अकेले, ऊपर से मार खाना पड़ता है। मैं ये बता दूँ कि जब सर्दियों में मैं बाल्टी भर भर के कपड़े धोती थी, शायद हो सकता है कि कोई कपड़ा अगर सही से नहीं धुलता था तो वो अपने शर्ट्स ऐसे उठा उठा के देखते थे, इस तरह शर्ट्स उठा उठा के देखते थे कि सही से क्लीन हुआ है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी कुछ रह जाता था या कहीं कोई थोड़ा सा दाग लग गया था, जो नेग्लिजिबल था, बिलीव मी, कॉलर के पीछे, कॉलर मेल शर्ट्स के कॉलर के अंदर वाला पीछे वाला हिस्सा कोई देखेगा अगर उसमें थोड़ा सा कुछ दाग लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ इतना छोटा सा बाथरूम था कि कोई कपड़ा वहाँ नीचे रख के घिसना पॉसिबल था ही नहीं। अपने खुद को खड़े होने का जगह नहीं है, तो ऐसा हाथ से घिसना पड़ता था नल के सामने रख के, जगह ही नहीं था, मैं कहाँ धोऊं प्रॉपरली। तो होता था ना ऐसा कुछ, कभी हो सकता है। उन्होंने क्या किया पता है, कई दफ़ा ऐसे कपड़े जब उठा के देखते थे, सेटिस्फैक्शन नहीं होता था, वो गीले कपड़े से मुझे मारते थे इस तरह, उसी गीले कपड़े से, वही इस तरह उठाए, ऐसे देखे, पसंद नहीं आया, वही गीला कपड़ा ऐसे करके ठाए करके मारते थे। कई दफ़ा। खैर, इस तरह से मेरे दिन गुजरते रहे, मेरे पैसे जाते रहे, घर कभी हुआ नहीं, मारपीट झूठ बोलना चलता रहा, अफेयर्स पे अफेयर्स करते रहे। मेरे साथ वक्त बिताने का ज़रा सा भी वक्त नहीं था इनके पास। वही सेम इंसान जो सुबह से शाम, शाम से रात तक मेरे साथ फ़ोन पे चिपके रहते थे, बातें ख़त्म नहीं होती थी, वही इंसान जो दिन भर मुझसे बातें करते थे। मैं ये भी बता दूँ, शादी से पहले वो मैचिंग क्लोथ्स पहनते थे मेरे साथ, कि तुम क्या पहन रही हो, कौन सा कलर, मैं भी वैसे कलर पहनूंगा, वैसे चलता था हम लोगों का। जो इंसान कहते थे कि तुम अभी क्यों जा रही हो, थोड़ा वक्त मेरे साथ बिता लो, थोड़ा वक्त बातें करो, थोड़ा हम लंच करते हैं साथ में। जो इंसान मुझे इतना हंसाता था कि हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द होने लग जाता था, वो इंसान अब उसके पास मेरे लिए ज़रा सा वक्त नहीं होता था कि बातें करे, ज़रा सा वक्त नहीं होता था कि घर में बैठे, ज़रा सा वक्त नहीं होता था कि मेरी शक्ल देखे, दिन भर बाहर रहता था। और अगर मैं बोलूँ कि ज़रा सा मेरे लिए वक्त निकालो, बातें करो, कुछ ना कुछ सुना देता था, मेरा मूड ख़राब हो जाता था, मैं खुद ही नहीं चाहती थी बात करना। अफेयर्स पे अफेयर्स। मेरी ना सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं पकड़ लेती हूँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है तो अपने से ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है। तो ऑब्वियसली कोई आके खुद से तो नहीं बोलेगा ना वो चीट कर रहा है, पर हरकतों से समझ में आ जाता है। तो मेरी सिक्स सेंसेस हमेशा मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और मुझे हमेशा कहीं ना कहीं से समझ में आ जाता था कि ये जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। मुझे शक होने लगता था और मैं चेक करने लग जाती थी फ़ोन से या वो जो भी है। इनके सोने के बाद किसी तरह इनका फ़ोन अनलॉक करके इनके फ़ोन्स में देखने लग जाती थी और मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ मिलता था, या तो मैसेजेस, या तो कॉल्स, या फ़ोटोग्राफ्स, कुछ ना कुछ। एवरी टाइम मैं इन बातों को लेके मुद्दा उठाती थी, बात करती थी,
पहले तो मारते थे, डिनाई करते थे, कहानी बनाते थे, झूठ बोलते थे। इट वॉज डिस्कस्टिंग। ये बात कभी ख़त्म नहीं होती थी। इट वॉज नेवर एंडिंग। एक बार तो ऐसा हुआ कि रात के 12 बजे इनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है और मैं उठा रही हूँ, तो कोई इंसान इन्हें, कोई लड़की फ़ोन कर रही है। मैं पूछती हूँ हु आर यू, तो इन्होंने कहा हु आर यू। तो मैंने बोला आई एम हिज वाइफ। तो ये उल्टा ये मुझसे पूछती थी वाइफ, हु वाइफ। चौंक जाती थी। आई एम लाइक एक्सक्यूज़ मी, हु आर यू, और फ़ोन काट दिया। अगले दिन मैंने इनसे कहा कि रात के 12 बजे आपके फ़ोन पे कोई फ़ोन आ रहा था, किसी लड़की का फ़ोन था, वो चौंक गई ये सुन के मैं आपकी बीवी हूँ। तो ये ऐसे पोर्ट्रे करते थे बाहर इमेज अपना कि ये सिंगल है। इन्होंने कभी किसी को बताते नहीं थे कि ये शादीशुदा है। शादी के 4 महीने तक ये अपने फेसबुक अकाउंट्स में हम दोनों के साथ का कोई पिक्चर नहीं डाला था, साथ का, शादी का, किसी चीज़ का पिक्चर्स नहीं डाला था। 4 महीने बीत चुके थे शादी के तब तक। मेरे घर से प्रेशर आया, मेरी चाची ने ज़बरदस्ती सामने बिठा के इससे करवाया, तो जाके ये किया। और तब जाके इसके साथ कितने सारे अफेयर्स छूट गए जब इन्हें पता चला इसकी शादी का, वरना ये अफेयर्स चलाता रहता। मुझे बाद में पता चला कि जब हमारी शादी हुई थी तब तक भी इसका एक और गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा था। जब हमारी शादी हो चुकी थी, ये नहीं बताया था उस लड़की को कि शादी हो चुकी है, इसने तब भी अफेयर बना के रखा था उस लड़की के साथ। बाद में मुझे पता चला ये सब। शादी से पहले मेरी जो आखिरी 29th वाली बर्थडे जो इसके साथ था, वो बर्थडे में इसने मेरे लिए कितना कुछ किया था। रात के 12 बजे मेरे लिए केक लाना, सेलिब्रेशन करना, इतना कुछ था। यू नो, ही शोड सो मच ऑफ लव टू मी। उन्होंने मेरे घर से परमिशन लिया मेरे मम्मी से कि रात के 12 बजे ही वांट्स टू स्पेंड द डे विद मी। इनिशियली माई फैमिली वॉज नॉट ओके विद इट, बट देन ठीक है, राज़ी हो गए थे। एंड he did so much for me at that point of time before the marriage। और फिर शादी के बाद वाला जो बर्थडे था, मेरी 30th बर्थडे, उस बर्थडे में he didn't even wish me। वहाँ से शुरू हुआ मेरे बर्थडेज में मुझे ना विश करना, वहाँ से शुरू हुआ। He didn't even wish me, he didn't even buy any gifts for me। वो सुबह सुबह मुझे अपने घर भेज देते थे कि मुझे काम है, मैं नहीं रह सकता हूँ, तुम अपने घर वालों के साथ बर्थडे मना लो, तुम चले जाओ अपने घर वालों के पास। और मैं चली जाती थी अपने घर वालों के पास। ऐसे सारे बर्थडेज मेरे शादी के बाद इस तरह से गुजरा कि वो चुन चुन के बर्थडे वाले दिन या उसके पहले वाले दिन मेरे साथ झगड़ा करते थे, मेरा मूड ख़राब करते थे, मुझे विश तक नहीं करते थे, मुझे रुलाते थे बर्थडे वाले दिन। और स्पेसिफिकली मेरे बर्थडेज में ही प्रोग्राम्स बनाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो निकल जाए पूरे दिन के लिए। एक भी बर्थडे मेरे साथ स्पेंड नहीं करते थे, ना विश करते थे, ना गिफ्ट्स देते थे, एक चॉकलेट तक नहीं, एक फूल तक नहीं, नेवर। स्पेसिफिकली कोई भी ओकेशन होता था तो वो मेरे साथ नहीं रहते थे। एनिवर्सरीज, बर्थडेज, वैलेंटाइंस, कोई भी ओकेशन हो, कोई फेस्टिव, कुछ नहीं, मेरे साथ नहीं होते थे। He used to just leave the house, make some program with his friends। कुछ ना कुछ उनका आ ही जाता था उस वक्त, चुन चुन के कुछ ओकेशन वाले दिन। जो लोग ऐसे होते हैं ना, उनसे ये समझ जाओ कि वो नहीं चाहते तुम्हारे साथ कोई सेलिब्रेशन करना। वो जानबूझ के उसी दिन को अपना कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट यू। इफ़ यू मीन समथिंग टू अ पर्सन, जो भी हो, जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, वो छोड़ के आ जाएगा तुम्हारे पास, अगर तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। लगातार बार बार ये नहीं होता है रे कि ओकेशंस में ही कोई ना कोई काम आ जाए। और मुझे कितनी बार बाद में पता चला कि ये दूसरे लड़कियों के साथ उस दिन होते थे, मेरे बर्थडे में किसी और के साथ होते थे, मेरे एनिवर्सरी में किसी और के साथ होते थे। कितनी बार ये चीज़ हुई है, कितनी बार। वेल, ऐसा था कि द इनिशियल 1 year ऑफ मैरिज वॉज लाइक दिस, इस तरह बीतता रहा। मैंने बहुत बार ऐसे इनफिडिलिटीज़ का सामना किया है, अफेयर्स। इन्होंने माफ़ी मांगा, मैंने माफ़ कर दिया, रोना धोना, मारपीट, घर छोड़ के चले जाना होता रहता था। वापस से फिर जुड़ जाते थे, वापस से फिर प्यार मोहब्बत करके मना लेते थे और हो जाता था बात ख़त्म।
विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आप इनिशियल डेज़ में ही ये स्टेप ले सकते हो कि आप निकल आओ तो आप निकल आओ, नहीं तो आप कभी नहीं निकल पाओगे, और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, ये होता रहेगा, चलता रहेगा। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मेरे सारे गहने इस तरह से चले गए हैं, मेरे सारे सोने इन्होंने ले लिया, पहले तो मुझे घर वालों से बहुत मारपीट हुई, डांट पड़ी, मार पड़ी, गाली पड़ी, जो भी है बनता है उनका, ठीक है। मैंने उन्हें यही समझाने की कोशिश की कि मैं अपने घर बचाने के लिए ये सब की, उन्हें देना पड़ा क्योंकि हमारा घर नहीं चल रहा था। और फिर घर वालों ने बोला तुम हमसे क्यों नहीं मांगी, हम जो पैसे देते थे उसमें से क्यों नहीं चलता था। क्या कुछ एक्सप्लेन करती मैं घर वालों को कि मेरे पति इतने नशे करते थे कि कितना भी पैसा दे दो ख़त्म हो जाएगा, और इतना मारता था मुझे कि मुझे देना पड़ता था, मैं नहीं ना कर पाती थी। फिर वही सुनना पड़ता था कि तुम वापस क्यों जाती थी। ऐसे करके जैसे तैसे तो हमारा 1 साल बीता, और फिर हमें लगा कि यार ये मेरी सबसे, मे बी दिस वॉज अनदर मिस्टेक। मुझे लगा कि हम ना वापस से अपने वाउज रिन्यू करें, वापस से सही से शादी करें, और क्या पता एक नई शुरुआत करें। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई है, अब लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश। तो हमने दोबारा शादी की, इस बार बड़े से धूमधाम से। एक जो हमारी रजिस्ट्रेशन वाली शादी हुई थी वो तो हुई थी, हो गई थी वो पहली वाली। उसके बाद एक रिचुअल्स वाले, जो पर्सनल लॉ के अंडर आता है, रिचुअल वाला मैरिज, वो हमने की ऑन अ डिफरेंट डेट। तो सारे तामझाम के साथ सारे रिश्तेदारों को बुला के बड़े से हमने एक पर्सनल लॉज के हिसाब से शादी की, रिलीजियस लॉज के हिसाब से शादी की, रिलीजियस मैरिज जो होता है। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि एक होता है, एक हमारे देश का एक लीगल मैरिज इज़ ऑफ 2 टाइप्स। वन इज़ आपके पर्सनल लॉज, रिलीजियस लॉज के हिसाब से, और दूसरा है एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज जिसमें कोई रिलीजियस सेरेमनीज़ नहीं होंगे, उसे कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो मैरिज होती है वो। तो पहली वाली शादी हमारी स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई थी, और जो दूसरी वाली शादी वो पर्सनल लॉ के अंदर जो होता है रिलीजियस सेरेमनीज़, वो वाली शादी। सो हमारी 2 डिफरेंट मैरिजेस हुई ऑन 2 डिफरेंट डेट्स। अब ऐसा है कि हमने जो पहली वाली शादी की थी वो रजिस्टर्ड है, जो सेकंड वाली शादी वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो रिलीजियस मैरिज के लॉ के अंडर आता है, पर उसे अलग से रजिस्टर करना पड़ता है, जो हमने रजिस्टर नहीं किया। पर वो शादी तो है। अब ऐसा है कि वो शादी जब हुई तो हम सब एक नए सिरे से शुरू करना चाहे। बहुत डिबेटेबल इशू था कि डू यू वांट टू डू दिस, डू यू स्टिल वांट टू बी विद दिस गाय। इतना सब कुछ के बाद तुम उस लड़के के साथ रहना चाहती हो या उसे छोड़ देना चाहती हो या व्हाटएवर। बट हम लोगों दोनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, एक और बार कोशिश करते हैं हमारे रिश्ते को संवरने का और नए सिरे से शुरुआत करते हैं। रिवाज रस्में इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनके कुछ मायने होते हैं। बड़ों के आशीर्वाद के साथ इस तरह से शादी करोगे तो शादी टिकेगी, हमारा मानना है ऐसा। तो ठीक है, हम इस तरह से शादी किए और काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई भी। इस बार हम हनीमून गए, इस बार उसने वो सारी गलतियाँ नहीं की जो पहले कर रहे हैं। इस बार हनीमून स्वीट बुक करके, सजावट करके, एकदम अच्छे से सुहागरात करके, वो जो नहीं हुआ पहले वो किया। तो येस, ही डिड ऑल दैट, आई वुडंट से दैट ही डिडंट डू। तो मुझे लगने लगा कि हाँ, सच में एक नई शुरुआत हो रही है, सच में एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट इन आवर मैरिज। बट फिर अगेन प्रॉब्लम स्टार्टेड टू हैपन। ये मेरे घर वाले फिर कहे कि हम इस शादी से पहले हम पैसे दे रहे, तुम सोना जहाँ पे दिए हो वहाँ से उठा के लाओ, वापस लाओ वो सारे सोना, हम पैसे दे रहे। तो घर वालों की ही सोना और घर वाले ही पैसे दे रहे हैं उठा के लाने के लिए।
इनको हमने पैसे दिए, हमने कहा इनके साथ जाएंगे, इन्होंने पैसों का हेरा फेरी किया, हमें लेकर नहीं गए, पैसे ले लिए पर कोई गहने नहीं लाए, ठीक है, कोई पैसे वापस भी नहीं लाए, कोई गहने भी नहीं लाए। 1-2 गहने लाते थे, वापस चला जाता था वो गहने। इतने पैसों के हेरा फेरी किए, फिर भी हम माफ़ करते रहे, फिर भी हम कहते रहे ठीक है चलो सोना ही तो है, वापस आ जाएगा। इतना सब कुछ के बाद भी मैंने इनको मौका पे मौका दिया, पर ये मारते रहे मुझे, अफेयर्स पे अफेयर्स करते रहे। एक बैंक में हम लोग जॉइंट अकाउंट खोलने गए थे, बैंक की लेडी भी कैसी निकली, वो हम दोनों को साथ में देख रहे हस्बैंड वाइफ के तौर पे, जिन्होंने हमारा अकाउंट खोला वही औरत उस वक्त मेरे पति का नंबर लेके उसके बाद मेरे पति के साथ फ्लर्ट करने लग गया। और मेरा पति तो है ही ऐसा कैरेक्टरलेस, उस बैंक की औरत के साथ अफेयर करना शुरू कर दिया। जो बैंक की औरत हम दोनों को मियाँ बीवी के तौर पे जॉइंट अकाउंट खुलवा रही है, वही औरत, बेशरम औरत, वो आजकल की औरतें भी इसी तरह, हम मर्दों को क्या दोष दें, वो मेरे पति के साथ अफेयर करना शुरू कर दी। वो खुद शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, और मेरा पति भी इसके साथ अफेयर शुरू कर दिया। दैट वॉज द लास्ट टाइम जो मैंने इन्हें माफ़ किया, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थॉट। वो था जस्ट बिफोर कोविड स्टार्टेड, और उस वक्त हमारी इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि मैंने कहा दिस इज़ इट, मैं तुम्हें अभी और माफ़ नहीं कर सकती, मैंने बहुत माफ़ किया तुम्हें, अभी बहुत हो चुका, अभी मैं इस रिश्ते में और नहीं रह सकती। और मैंने उन्हें छोड़ के, अपना घर छोड़ के मैं अपने मायके आ गई। और उसी दौरान फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, और ऐसा हुआ कि फिर हम दोनों इतना ज़्यादा अलग हो चुके लॉकडाउन की वजह से, मैं ना वहाँ जा पा रही थी ना वो यहाँ आ पा रहे थे, तो हमारे बीच काफ़ी दूरियाँ हो गई। पहले पहले बात होती थी, उसके बाद बातचीत भी बंद हो गई, और फिर हमारा रिश्ता ना बहुत टूटने के कगार पे आ चुका था। एंड देन एक ऐसा टाइम आ चुका था, या तो इस पार या तो उस पार, या आर या पार, या तो रिश्ता पूरी तरह ख़त्म कर दो या फिर साथ रहो, व्हाटएवर। फिर मुझे लगा कि हमने दूसरी बार शादी की है, ये एक सेकंड चांस के लिए ही तो था, नहीं तो हमने क्यों किया। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अफ्रेश। और मुझे ये लगा था कि वहाँ दूर में एक छोटे से कमरे में रह के हमारे रिश्ते ख़राब इसलिए हो रहे हैं, कलेश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं डेली लाइफ में। हम अगर कंफर्टेबल लाइफ लीड करेंगे तो हमारे हर रोज़ के चिक चिक थोड़ा कम हो जाएगा। वहाँ उस बहुत ही एक अनसोफिस्टिकेटेड एक जंगल के वहाँ पे रहना हमारे लिए सही नहीं है। हम एक नॉर्मल सोसाइटी में आके रहेंगे, वो और नॉर्मल लोगों से मिलेंगे तो रवैया बदल जाएगा। एवरीथिंग, माहौल बदलने से हमारे रिश्ते में सुधार आएंगे। ये सोच के मैंने फिर इनको मनाया कि फिर लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम दोनों मेरे घर के जो फ्लैट है खाली, वहाँ पे रेनोवेशन करके हम लोग यहाँ आए इस फ्लैट में। ये वाला फ्लैट जो आप देख रहे हैं, ये वाला फ्लैट, या हम लोग ये वाले फ्लैट हमने रेनोवेट किया यहाँ आने के लिए। फिर हम यहाँ आए, एंड आई टेल यू, मैं ये स्टेप ली थी हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए कि एक नया जगह, नया माहौल, सब चेंज होगा, अच्छा होगा, अच्छे अच्छा वाला सोसाइटी, अच्छे लोगों से मिलेंगे तो इनके इर्द गिर्द संगत का असर भी जो पड़ रहा था वहाँ पे वो भी नहीं होगा। वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे, वहाँ संगत का असर बहुत बुरा पड़ रहा था, तो यहाँ शायद इट विल बी फाइन। दैट्स व्हाट आई हैड थॉट। इनिशियली ही वाज शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। इनिशियली इस घर के रेनोवेशन के पीछे उन्होंने बहुत वक्त दिया, बहुत एफर्ट्स दिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ आते ही वापस से सब वैसे ही कचरा बन गया। यू वोंट बिलीव मी, अगर मैं इंट्यूशन की बात करूँ, बहुत अजीब अजीब चीज़ें हुई है मेरे साथ। इस घर में जिस दिन हम लोग आए, उसी दिन इस घर में घुसते वक्त, जब हम लोग सामान लेके इस घर में घुस रहे थे, उसी वक्त मुझे यहाँ के गेट पे एक अश्लील औरत दिखी, बहुत ही अश्लील कपड़ों में, बहुत ही अश्लील औरत, जिसे देख के मेरे दिल में एक वसवसा सा हो गया कि
मैं इस सोसाइटी को तो अच्छी सोसाइटी मानती थी। यहाँ ऐसे लोग कैसे, और ऐसे लोग अगर यहाँ हैं तो मेरे पति जो पहले ही इस तरह का है, उनका नज़र अगर इस तरह की औरतों पे पड़ेगी तो ये हाथ से छूट जाएंगे। वापस से हमारे बीच ऐसी औरतें के आना जाना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे मेरे दिल में खलने लग गई जस्ट एट द वेरी मोमेंट जब हम इस घर में घुसे। इट वॉज माई सिक्स सेंस वार्निंग मी कि इस घर में घुसते वक्त ही मेरा सिक्स सेंस ने मुझे कह दिया था कि आने वाले क्या संकट का सामना कर सकते हैं हम। और वही हुआ। इस घर में हम आए और 2 महीने के अंदर, पहले तो 2 महीना एडजस्ट करने में ही निकल गए। 2 महीने के अंदर इनका एक अफेयर सामने आया। वापस से फिर वही सारी चीज़ें, अफेयर्स होने लग गए। इस बार इस लड़की से मैं खुद बात की फ़ोन पे। मैंने इनके फ़ोन से किसी तरह इसका नंबर लिया, इस लड़की को फ़ोन किया, इस लड़की से बात किया तो ये लड़की बोलती है, इस लड़की बिलीव ही नहीं कर रही है कि ये लड़का मैरिड है। व्हेन आई सेड आई एम हिज वाइफ, शी सेड व्हाट वाइफ, आई एम द वन हु इज गेटिंग मैरिड टू हिम। शी वाज गेटिंग मैरिड टू हिम। शी टोल्ड मी कि मैं तो इनसे शादी करने वाली हूँ। तुम बीवी कहाँ से हो गई? तुम कौन बीवी, कहाँ बीवी, क्या बीवी? ये लड़की मेरी बात तक नहीं मान रही है कि मैं इसकी बीवी हूँ। उल्टा ये लड़की बोल रही है कि इससे शादी होने वाली है इसकी। उस वक्त मेरा दिमाग गया खराब होके कि इतना कुछ के बाद मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज माइंड यू, जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था उस वक्त फिर से वही चीज़ इन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट की। वहाँ के नेबर्स ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अगर कुछ हो जाता है तो बात तुम पे आएगी, अगर ये यहाँ पे मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा तो बात तुम पे आएगी क्योंकि तुम इसे छोड़ कर चली गई। तुम्हारे ये तो ये ऐसे ही पोर्ट्रे करेगा ना कि तुम्हारे मेंटल टॉर्चर की वजह से इसने सुसाइड किया। एक्चुअली दैट्स व्हाट द सिचुएशन वाज। वो मुझे इस तरह के मैसेजेस भेजते थे, डॉक्यूमेंटेड थिंग्स इन द फ़ोन। पुलिस आएगी तो पुलिस यही देखेगी ना फ़ोन में ये सारे मैसेजेस कि ये बोल रहा है कि मैं इसे मेंटली टॉर्चर कर रही हूँ और ये सुसाइडल अटेम्प्ट करेगा। He actually wrote those kind of messages. His neighbors were telling me that he is attempting suicides and all. तो it was I was again in that fix. और इस टाइम पे सच में सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा था, नॉट वो फेक वाले मैसेजेस। मुझे एक्चुअली वहाँ जाके उसे रिट्रीव करके लाना पड़ा अपने घर पे, अपने मायके पे। मेरे घर वाले सब लोग गए, वो अधमरा पड़ा हुआ था, उसको वहाँ से उठाए, उसको घर लेकर आए। तब जाके ये डिसीजन हम लोगों ने लिया कि यार इस तरह नहीं हो सकता है, हम लोग शिफ्ट करेंगे इस घर में और यहाँ आके हम लोग साथ में रहेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। दैट वॉज द डिसीजन वी हैड टेकन व्हेन ही वाज ट्राइंग टू डू सुसाइडल अटेम्प्ट्स। तो जो बंदा यार मेरे साथ रहने के लिए सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर रहा है, वो बंदा मुझे क्यों चीट कर रहा है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वाज ही चीटिंग ऑन मी देन, इफ दैट इज हाउ मच ही वांटेड मी कि मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ तो ये मरने को जाता है, तो ये मुझे चीट क्यों करता है? मुझे नहीं पता। देन मैं इस सिचुएशन में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि तुम यहाँ आके 2 महीने के अंदर फिर से वापस से शुरू कर दिया अपना चीटिंग। व्हाट इज़ हैपनिंग? तो इस समय मैंने, देखो मेरे फैमिली तो अभी मेरे हेल्प करने वाले हैं नहीं, ना मेरे पापा कभी बात करते इस बारे में, ना कभी इस मामले में घुसेंगे, और ना कोई भी और। तो मुझे आई नीडेड अ मैन टू कम इन टू दिस पिक्चर कि मेरे मम्मी की बातें तो नहीं सुनता है ये कहते हैं कि यू नो ही इज़ ऑफ दैट मेल शॉविनिस्टिक टाइप दैट औरतों से मुंह नहीं लगता, औरतों की बातें नहीं सुनता, दिस टाइप यू नो। फिर मेरे मासा जी को मैंने फ़ोन करके बुलाया कि आप तो कम से कम आइए, आई नीड अ मैन टू कम एंड अथॉरिटेटिवली टॉक टू हिम, मैन टू मैन। तो मेरे मासा आए मेरी मदद के लिए, मेरे मासा आए और मेरे मासा इससे बात करें कि या तो तुम यहाँ रहो शरीफों की तरह, या तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ रह के दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चलाओगे, ये नहीं हो सकता है। हमारे घर की बच्ची के साथ चीट करोगे, ये नहीं हो सकता है, बहुत हो गया। अब तुम यहाँ से या तो चले जाओ या तुम रहोगे तो शरीफों की तरह रहो। He gave him a very strong, stern statement and an
लास्ट चांस, दैट वाज इट। उस वक्त मेरे पति ने फिर कहा कि ठीक है, आई एम सॉरी, माफ़ी मांगता हुआ कहा कि मैं ये सब छोड़ दूंगा, मैं विल गो फॉर अ थेरेपी एंड एवरीथिंग, सब नशे की वजह से हो रहा है, मैं नशा वशा छोड़ के आई विल नाउ कॉन्सेंट्रेट। नौकरी के लिए हम लोगों ने इसके क्वालिफिकेशन ना होते हुए भी जितना हो सका हमने इसके लिए किया, सही से नौकरी ढूंढ दिया कि चलो अब तुमको हमने नौकरी में भी लगवा दिया है, नौकरी पे जाओ, सही तरीके से शराफत से ज़िंदगी जियो। कुछ वक्त तक चुप था, कुछ वक्त तक ठीक चला। उसके बाद हमें पता चला कि ये लड़कियों को पकड़ता है स्कैम करने के लिए, लड़कियों को बहला फुसला के उनसे पैसे ऐंठता है, उन्हें प्यार मोहब्बत के चक्कर में डाल के फिर पैसे ऐंठता है। दिस इज़ हाउ ही यूज्ड टू ब्रिंग मनी होम। आई डिडंट इवन नो दैट, बिकॉज वो कभी सीधे मुँह जवाब नहीं देता था कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। नौकरी वो छोड़ चुका, फिर बोलता है बिज़नेस करूँगा, फिर बोलता है बिज़नेस के सिलसिले में लोगों से मिल रहा हूँ। एक्चुअली में क्या कर रहा है, नशेड़ियों से मिलता है। वापस से यहाँ के भी ढूंढ लिया, सूंघ के निकाल लिया कहाँ कहाँ कौन सा नशेड़ी है, अड्डे कहाँ पे है, वहाँ जाके भिड़ जाता है। और फिर इतने सारे लोन्स लेने शुरू कर दिए, नशा का खर्चा बोलो, घर चलाने का खर्चा बोलो, बिज़नेस करने के लिए लोन चाहिए, ये बहाना जो भी है, लोन्स लेना शुरू हो गया। लोन्स पे लोन्स। पहले तो लोन ऐप्स से लोन लेते थे, फिर नॉर्मल ऐसे उधारी वालों से लोन लेते थे, इतने लोन्स हो गए। फिर बात आ गई कि लोन चुका नहीं पा रहा है, हमारे घर पे पुलिस आ रही है, हमारे घर में फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं लोन्स वालों के। लास्ट रिजॉर्ट था कि मेरे घर वाले लोन्स चुकाएं, नहीं तो बात हमारे घर तक पहुंच रही है, मैं भी जेल जा सकती हूँ इसके चलते, हमारे घर के सामान उठा के ले जाएंगे। तो मेरे घर वालों को स्टेप इन करना ही पड़ा और मेरे घर वाले इसके लोन्स चुकाए, इतने लाखों के लोन्स मेरे घर वालों ने चुकाए। उसके बावजूद भी इसका रवैया मेरे प्रति सही नहीं रहा, फिर भी इसका मारपीट चालू रहा, गाली गलौज चालू था, क्या क्या अपशब्द इस्तेमाल करते थे, चलता रहा। फिर बस रोना धोना इनका कि मैं नशे में ये सब करता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं एडिक्ट बन चुका हूँ, मुझे हेल्प करो। तो हमने कोशिश किया उसे डॉक्टर के पास ले जाने का, थेरेपी करने का। 2-3 दिन जाता था, फिर बंद हो जाता था, नहीं जाता था। फिर थेरेपी में अब मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या गेम खेला। थेरेपी हम लोग कपल्स थेरेपी करने जाते थे, वहाँ पे मेरे घर वालों ने मेरे लिए अलग से बुकिंग करवाया और मुझे एज अ पेशेंट अलग से साइकेट्रिस्ट का दिखाने लग गए, क्योंकि मेरे घर वालों को लगता था गलती मुझ में है। मेरे घर वालों का कहना यह था, तू झगड़ा करती है, तू फसाद की जड़ है। मेरा पति अगर ये गलत काम करेंगे तो मैं बोलूँगी नहीं, चिल्लाऊँगी नहीं, इंसान कितना सहे। कुछ हद तक मैं चुपचाप सह सकती हूँ, कुछ हद तक मैं अच्छे से आसान से पेश आ सकती हूँ। एक हद के बाद मैं चिल्लाऊंगी ही ना, एक हद के बाद जब सर से पानी ऊपर जा रही है तब तो इंसान का पारा चढ़ेगा ही ना, कितना सहेगा इंसान। तब अगर मैं चिल्लाती हूँ तो ये इंसान जाके मेरे घर वालों को कहते हैं कि आपकी बेटी चिल्लाती है, आपकी बेटी घर में कलेश करती है, आपकी बेटी में ही प्रॉब्लम है। और मेरे घर वाले बैठे हुए हैं ये मानने के लिए। और वहाँ जाके मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए, पेशेंट नेम में मेरा नेम अकेले का लिख रहा है। और ये वाला चीज़ मेरे पति ने क्या इस्तेमाल किया पता है, मेरे पति ने ये मेरे खिलाफ अभी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि ये रहा डॉक्टर के पेपर, यहाँ पे पेशेंट नेम तुम्हारा अकेले का है, तो हम कोई कपल्स थेरेपी का नहीं कह सकते, हम अब क्या करेंगे, डिवोर्स फाइल करेंगे, तुम पागल हो दिखा के, यू नीड साइकेट्रिस्ट हेल्प, यू आर अ पेशेंट, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, तुम पागल हो, और इस बेसिस में मैं तुमसे डिवोर्स लूँगा। और फिर क्या शुरू हुआ इसका एक और, कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तुम बांझ हो, इस बेसिस पे मैं तुमसे डिवोर्स मांगूंगा। हालांकि मुझे कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं है,
नशा ये करते हैं, नशा करते करते इनका इनफर्टिलिटी हो सकता है, दैट मे बी द रीज़न वाई आई हैव नॉट बीन एबल टू कंसीव। पर ये हमको पता कैसे चलेगा? वी नीड टू गो टू अ डॉक्टर टू फाइंड आउट, राइट? इनफर्टिलिटी का हमने कोई चेकअप करवाया ही नहीं, हम किसी डॉक्टर के पास गए ही नहीं। ये सिर्फ इनका मनगढ़ंत कहानी है कि मुझ में प्रॉब्लम है। और क्यों? क्योंकि मैं इतनी स्ट्रेस लेती थी कि मैं बीमार पड़ती रहती थी। ऑब्वियस बात है कि अगर एक इंसान के जहनी तौर पे आप इतना टॉर्चर करोगे, एक इंसान के साथ आप इतना कुछ करोगे, तो वो स्ट्रेस में जाएगी ना। एक तो घर के कामों के ऊपर मैं इतनी थक चुकी थी, पक चुकी थी, दिन रात घर के काम करते करते, एंड ही नेवर हेल्प्ड। टू ऑल द मैन आउट देयर आई वांट टू टेल यू वन थिंग, घर के काम ना सिर्फ लड़कियों का नहीं होता है। घर आपका है, आप रह रहे हो, तो घर के काम भी आपकी ही जिम्मेदारी भी बनती है, ना ही सिर्फ औरतों की, दोनों के बराबर का जिम्मेदारी बनता है। जो लड़के वहाँ पे है ना, जो ये सोचते हैं कि लड़कियाँ ही सारे घर के काम करेंगे, यू आर वेरी मिस्टेकन माय डियर। इफ़ यू वांट अ हैप्पी मैरिड लाइफ, गो एंड हेल्प योर वाइफ विद द हाउस होल्ड चोर्स। अगर लड़की के ऊपर सारा बोझ थमाओगे कि वो घर भी देखे, वो नौकरी भी करे, वो सारे उसी के ऊपर आए, वो बच्चे भी संभाले, तो लड़की फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी। और अगर वो फ्रस्ट्रेटेड होगी तो आपको खुश वो कैसे रखेगी? आपको खुश करने के लिए आप उसे तो खुश रखो, उसके सर से तो बोझ कम करो। Why don't you understand out there, all the men out there, कि आप भी ऑफिस कर रहे हो तो लड़की भी ऑफिस करती है। लड़की को घर आके सारा काम क्यों करना पड़ता है? लड़का क्यों नहीं ऑफिस के बाद घर का काम कर सकता है? मेरा पति क्या करता था? मेरा पति भी काम पे जाता था, मैं भी उस वक्त जॉब करती थी। मेरा पति आके बैठ जाता था आई एम वेरी टायर्ड बोल के, और सारा काम मुझे करना पड़ता था। जितना वो काम कर रहे हैं उतना काम मैं भी करती थी। एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे, वापस से हम लोग एक ही ऑफिस ज्वाइन किए थे, एक ही ऑफिस, सेम टाइमिंग, सेम एवरीथिंग। घर से बाहर निकलते पहले भी मैं काम करती थी, घर से आने के बाद भी मैं काम करती थी। वो बस थके हार के बैठे जाता था, काम तो उतना मैं भी करती थी। ऑफिस में ऐसा बर्ताव करता था कि वो मुझे जानता तक नहीं। ऑफिस में कई दिनों तक लोगों को पता भी नहीं था कि हम मियाँ बीवी है, क्योंकि वो किसी को नहीं बताता था कि मैं उसकी बीवी हूँ। क्या उसे शर्म आती थी मुझे अपनी बीवी कहते हुए? वो ऑफिस में जाते बिल्कुल अलग इंसान की तरह बन जाता था, अलग अलग बैठता था, अलग दोस्तों से बात करता था। ही वॉजंट इवन टॉकिंग टू मी लोगों के सामने। मैं बोलती थी कि ये मेरे पति है, लोग चौंक जाते थे, तुम्हारे पति है, ये तो कभी तुमसे बात भी नहीं करते। लोग ऐसे कहते थे मुझे। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग कि मेरे पति मुझसे बात तक नहीं करते बाहर लोगों के सामने। क्यों? मैं चिल्लाऊंगी लोगों के सामने, तुमसे बदतमीजी करूंगी? नहीं ना, नॉर्मली ढंग से भी तो पेश आ सकते हो कि नहीं? नहीं आता था। तो क्या ये सब चीज़ें मेरी फ्रस्ट्रेशन की कारण नहीं बनेगी? क्या मैं पिस्ड ऑफ नहीं होंगी? घर आके पूरा घर का दायित्व मेरे ऊपर, सब कुछ मैं करूं। और फिर इन्होंने कहा तुम जॉब छोड़ दो, फिर तुमसे नहीं होता तुम जॉब छोड़ दो। फिर बैठ गई मैं घर पे। फिर इन्होंने ये जो मेरे खीर मफिन है इनको ला दिया, कहा कि चलो अभी घर में बैठे बैठे बोर हो जाओगे, बच्चे तो हमारे होने से रहे, इन्हें ही बच्चे मान के पाल लो। और फिर खीर मफिन हमारी ज़िंदगी में आया। खीर मफिन का भी चैप्टर कैसे हुआ पता है? इट वॉज नेवर डिस्कस्ड। उन्होंने कभी डिस्कस करके मेरी राय लेके नहीं लाए, वो खीर को जस्ट ऐसे ही लेकर आ गए, यू नो, सरप्राइज। मैं क्या करती? आई एम एन एनिमल लवर, आई लव एनिमल्स मोर देन आई लव पीपल। हाँ ये सच है। तो मैं क्या करती? मेरे घर में वो लाए हैं तो मैं उन्हें निकाल दूँ? नहीं कर सकती ना। मैं उन्हें अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करने लग गई, मैं उन्हीं के साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड करने लग गई। एंड ही गॉट द बेनिफिट ऑफ दैट। उन्हें लगा चलो अच्छा है, ये तो बिजी रहेगी, इसमें घर में इसको हम इतना बिजी कर देंगे कि इसको अभी मेरे पे ध्यान देने का फुर्सत ही नहीं मिलेगा। और ज़्यादा मुझसे दूरी बनना शुरू हो गया, और ज़्यादा मुझसे दूर रहने शुरू हो गए। अब जाके वही मेरा सिक्स्थ सेंस जो मुझे एक डर बैठ चुका था यहाँ आने के बाद, वही हुआ। इसी नेबरहुड की एक लड़की के साथ इन्होंने अफेयर शुरू किया। मेरे साथ समय नहीं है बात करने का, लेकिन बाहर घूमने का वक्त है। कभी भी घर पे नहीं रहते थे।
इसी लोकेलिटी के एक लड़की के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दी, जिस लड़की को मेरी मौजूदगी का पूरी तरह से पता है, पूरी तरह से एहसास है उसे कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ। पहले की लड़कियों की तरह नहीं जिन्हें पता भी नहीं होता था इसकी बीवी का। ये लड़की मुझे भाभी कहती थी, इसी सोसाइटी की, इसी नेबरहुड की मुझे भाभी कहती थी। इसे शर्म नहीं आई मेरे पति के साथ चक्कर चलाने में? लोग भी कैसे पॉइजनस होते हैं मेरे इर्द गिर्द देखो। इस लड़की को मैंने एक बार वार्न की थी, रात के 2-3 बजे फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी। मैंने इस लड़की को वार्न किया कि मेरे पति के साथ तुम्हारा ये क्या है जो तुम रात के 2-3 बजे फ़ोन कर रही हो। नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड, नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे ही पिंक कर दिया, सॉरी भाभी। मैंने फिर इस लड़की को बोला कि एक दिन ना तुम घर आओ, तुमसे बात करनी है। मैं चाहती थी इसे, हालांकि मैं पति है फिर भी मैं चाहती थी इसे मेरे पति के कैरेक्टर के बारे में बताना कि तुम्हें पता भी है, जैसे तुम फ्रेंड बोल रही हो, वो आदमी कैसा है, वो कितनों के साथ अफेयर करता है, तुम्हें पता भी है। मैं चाहती थी उसे ये कहना ताकि उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो और मेरी ज़िंदगी भी से भी वो चली जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। वो ना कभी घर आई, ना मुझसे कभी बात की कि मैं उसे कुछ कह पाऊँ, और उल्टा मेरा पति उसके साथ ये बातें करता था कि मेरी बीवी तो पागल है, ये देखो साइकेट्रिस्ट का पेपर है। जो मेरे घर वालों ने पॉइजन डाला मेरे मैरिड लाइफ में, आई टेल यू, इस आदमी ने इस लड़की के साथ इतना चक्कर चलाया, घर तक बात पहुंच गई। घर वालों ने इसको बुलाया, इसे कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, फिर से चालू हो गया तुम्हारा। अब ये आदमी ना डंकी की चोट में कहने लग गया कि हाँ ठीक है कर रहा हूँ, आपकी बेटी के साथ बन नहीं रहा है मेरा, कर रहा हूँ, चलो ठीक है छोड़ दूंगा मैं आपकी बेटी को, नहीं रहना है इसके साथ। और तब मेरे घर वाले क्या बोलेंगे? तब मेरे घर वाले ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे नहीं रहो मेरी लड़की के साथ। मेरे घर वालों ने बोल दिया ठीक है फिर चले जाओ, हमारा घर छोड़ के फिर चले जाओ, निकल जाओ इसी लड़की के साथ। घर में इतने कलेश होते थे, ये मुझे इतना मारता था इस लड़की की वजह से ये मुझे मार डालना चाहता था। He wanted to kill me। वही पहले वाले बर्ताव, गला पकड़ना, चोक करना, बेल्ट से मारना, इतना मारना कि मैं मार देता ये मुझे। मैं पुलिस के पास गई। आप लोग अभी मुझसे पूछोगे ना कि पुलिस, इट्स जस्ट शिट आउट हियर। 498A वगैरह वगैरह हम इतना सुनते हैं ना, ये सब शिट है, बिलीव मी। कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। मैं जितनी बार डिस्ट्रेस कॉल्स की, मैंने 3 बार पुलिस स्टेशन गए, ठीक है 3 बार। मैं 3 बार पुलिस स्टेशन गई, मैं इतनी कंप्लेंट्स लिखवाई, पुलिस कहने लग गए। पुलिस क्या करते हैं पता है? पुलिस घर आती थी, पुलिस इसको समझा बुझा के चले जाते थे कि अपने आपस के मामला है सुलट लो, आपस में सुलह कर लो, पुलिस को मत इन्वॉल्व करो। आके समझाते थे और ये हाँ ठीक है सॉरी सर करके हो जाता था। 2 दिन चुपचाप रहते थे, वापस से शुरू हो जाता था इसका। मैं पुलिस में जाके कहती थी मुझे मार पड़ी है वगैरह। पुलिस क्या कहते थे पता है? पुलिस कहती थी प्रूफ क्या है तुम्हें मार पड़ी है? कौन सी प्रूफ? मार पड़ती है तो मैं सीसीटीवी कैमरा लगा के रखूँ घर पे दिखाने के लिए कि मार पड़ी है? मैं क्या प्रूफ करूँ मुझे मार पड़ी है? पुलिस का कहना है कि तुम अपना मेडिकल करवाओ, अगर मेडिकल में आता है कि तुम्हें मार हुई है तो हम मानेंगे। एक इंसान अगर तुम्हें थप्पड़ मारेगा, एक तुम्हारे बदन में कोई मार्क्स नहीं होगा, तुम क्या प्रूफ कर लोगे? कौन सी मेडिकल प्रूफ कर लेगा कि तुमको मार पड़ी है? और मेरा पति मुझे इसी तरह मारता था कि कोई दाग ना पड़े। पर अगर आपको कोई मारे और आपका दाग ना पड़े तो क्या मतलब वो मारा नहीं है? क्या मतलब वो लगा नहीं है आपको? हर मार पे क्या दाग पड़ना ज़रूरी होता है? हर मार पे दाग नहीं पड़ता है, पर फिर भी वो मार उतना ही लगता है। मार के जब तक मुझे अपाहिज नहीं कर दे तब तक क्या आप मानोगे नहीं कि मुझे मार पड़ी है? मैं जाती थी, मेरी बातें विश्वास नहीं करते थे पुलिस। मैं एक पीड़ित औरत होके पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ मदद मांगने, पुलिस मेरी कोई मदद नहीं करती थी। It's just bullshit that we hear कि महिलाओं के लॉज एंड ये वो। कुछ नहीं, यहाँ पे पॉलिटिकल पावर और पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। आम जनता का मदद पुलिस नहीं करती है। आप पैसे खिलाओ पुलिस को, आप पॉलिटिकल सोर्स लाओ, ज़रूर होगा आपके लिए।
वो नहीं कर सकते तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बहुत करके देख लिया। तब फाइनली मेरे चाचा, अब मैं बोली थी ना कि आई टेल यू लास्ट में, मेरे चाचा जो अब तक कभी कोई बात नहीं करते थे, जब इतनी मदद मांगी कभी आए नहीं बात करने, हालांकि अपने आप को बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी बोलता है ना, नहीं आया। अब आता है एक दिन सीन में क्या कि इस आदमी ने, मेरे पति ने लोन लिया, लोन में कुछ हेरा फेरी किया और मेरे घर वालों के नंबर्स डाल दिए रेफरेंस में, और मेरे चाचा का नंबर उसमें आ गया। मेरे चाचा के पास लोन्स के फ़ोन कॉल गए, उसमें मेरे चाचा भड़क गए। भड़क के उन्होंने फ़ोन करके मुझे इतना सुनाया कि तुम और तुम्हारे पति दोनों को मैं घसीट के ले जाऊंगा पुलिस तक, तुम दोनों को मैं हवालात करवाऊंगा, मेरा ज़िंदगी तुम लोग अफेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे पति की वजह से लोन का जो भी चक्कर है उसमें मैं क्यों फंस रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन कॉल्स क्यों आ रहे हैं। और वो इतना ज़्यादा उस दिन बोलने लग गए, मैं ये सोच रही थी कि जब मैंने आपको इतनी बार पहले बोला था कि आप आके इसको समझाए, थोड़ा मैन टू मैन एक कड़क बात कभी बोले, डांटे, तभी सुधर जाते, पर आपने तब नहीं किया। अब आप आ रहे हो, अब आप गालियाँ दे रहे हो और मुझे भी घसीट रहे हो इस सब में। मेरी क्या कसूर है, मैं तो खुद पीड़ित हूँ। इस सब में इतना कुछ प्रेशर क्रिएट किया कि इस आदमी को, मेरे पति को, रातों रात घर से निकाल दिया गया कि इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, इसी वक्त, तुम्हारे पास और कोई वक्त नहीं है, तुम अभी के अभी निकलो, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस में डाल देंगे। और मेरे पति भी उस वक्त इस हालत में थे कि एक तो फ्रॉड केसेस वगैरह, एक तो लड़की के चक्कर सब मिला कर, और ये लड़की तो थी पट्टी पढ़ाने के लिए कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये लड़की मुझे फ़ोन करके कहती थी तुम अपने पति को डिवोर्स कब दोगी ताकि हम दोनों साथ में हो सके। कैन यू बिलीव आई यूज्ड टू गेट फोन कॉल्स लाइक दैट? That is how one fine day he left. He just left, he took off. खीर मफिन जिसे वो अपने बच्चे बोलते थे, उनका भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने खुद खीर को लाया था ना, नहीं लिया खीर को अपने साथ, मुझे तक छोड़ दिया, तो खीर क्या चीज़ है। मैं खीर मफिन तब से इस घर में अपनी ज़िंदगी खुद गुजार रहे हैं, और मेरे फैमिली मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं कि जो भी हुआ तेरे वजह से हुआ, इस सब के पीछे कि तू जिम्मेदार है। और मेरी फैमिली ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तू हमारा घर छोड़ के चली जा इस लड़के के साथ, या तू इसे डिवोर्स दे दे। तो अब ये बंदा, ये तो मेरे साथ रहना खुद ही नहीं चाहता है, तो मैं ना घर की ना घाट की। मेरा पति मुझे लेगा नहीं, मेरे साथ रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो मशगूल है अपने गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने में। इसने तो चुन लिया, उसे ही चुना मुझे छोड़ के, तो ये उसको चुन के मुझे छोड़ दिया। मैं और क्या करती, मेरे पास ऑप्शन क्या थी डिवोर्स नहीं लेने का, और मैं क्या करती? मुझे अपने घर वालों का मानना ही था, मुझे डिवोर्स लेना ही था। तो मेरे पति तो बैठे हुए हैं डिवोर्स देने के लिए, और इसके पास तो पैसे है ही नहीं, ये खुद ही फ्रॉड केसेस में फंसा हुआ है। तो मैं क्या एलिमनी मांगती, क्या करती, मेंटेनेंस कहाँ से देता ये वो? ये तो खुद कोई नौकरी करता ही नहीं है, वो लड़की पे जीता है, तो कोई एलिमनी मेंटेनेंस कुछ नहीं। इन्होंने क्या कहा पता है? इन्होंने कहा कि सीधा सीधा म्यूचुअल डिवोर्स तुम करो, और कोई अगर एलिमनी मेंटेनेंस का बखेरा करोगी तो मैं डिवोर्स दूंगा ही नहीं, तुम ऐसे पड़ी रहो, मुझे क्या जा रहा है, तुम पड़ी रहो इस तरह। और मैं अगर ये चुनती कि मैं इसी तरह पड़ी रहूँ तो मेरी ज़िंदगी तो ना रख। अब आते हैं इसकी फैमिली के बारे में थोड़ा बात करने। इसकी फैमिली में ना यही चर्चा है, यही रिवाज है, ये लोग इसी तरह
इसकी फैमिली के मामा, इसके ये सब लोग इसी तरह लड़कियां उठाते हैं, फेक मैरिजेस करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं, दूसरी किसी लड़की के साथ रहने लग जाते हैं। डिवोर्स विवोर्स कुछ नहीं, इन लोगों का इसी तरह चलता है। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं डिवोर्स नहीं भी दूंगी तो चलेगा, ये दूसरी लड़की के साथ रहने लग जाएगा और मैं ज़िंदगी भर इस तरह अकेले झूलती रहूँगी, लटकती रहूँगी। ऑब्वियसली आई डोंट वांट दैट फॉर माई सेल्फ, राइट। और पता है इसे क्या प्रॉब्लम था, क्यों इसे इतना शक का बीमारी था? क्योंकि ये खुद इनफर्टाइल था ना। जो इंसान खुद चोर होता है वो हर इंसान को चोर समझता है। जो खुद झूठ बोलता है वो सब कुछ वो समझता है सब झूठ बोल रहे हैं। तो होता यही था कि वो खुद इतना झूठ बोलते थे, इतना झूठ बोलते थे कि वो समझते कि मैं भी झूठ बोल रही हूँ। उन्हें समझता ही नहीं था कि इंसान कोई सच भी बोल सकता है। और इन्होंने ऐसा किया कि है ना, इनकी जो माँ थी ना, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अब वो दुनिया में है नहीं। इनकी माँ खुद अफेयर करी, खुद इनके अपने चक्कर थे। तो अनफॉर्चुनेटली इनके खून में ही ये बात है। कुछ लोग ये सब बातें नहीं मानते, खून में ये सब होता नहीं है बोलेंगे, बट डीएनए, खून, परवरिश होता है, ये गंदा खून इसी को कहते हैं। और यही हुआ। उन्होंने हमेशा मुझे शक इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने माँ को देखा है चीट करना है। He saw his own mother cheat, that is why he had this thing in him कि मैं भी चीट करूँगी, जबकि मैं ज़िंदगी में कभी चीट नहीं की हूँ, कभी नहीं। कभी इनफिडेलिटी मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा पति मेरे साथ लगातार अफेयर करता गया, दूसरे लड़कियों के साथ चीट करता गया, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं भी करूँगी। मैंने कभी नहीं किया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं ना डिवोर्स ना देने का। तो जो हमारी पहली रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी स्पेशल मैरिज एक्ट में, वो वाली शादी हमने म्यूचुअल डिवोर्स में फ़ाइल किया और हमारी म्यूचुअल डिवोर्स हुई। उस वक्त मैं नौकरी कर रही थी और अपने नौकरी के सारे पैसों से खुद डिवोर्स के सारे खर्चे उठाए। अकेले रह रही थी, खुद के खर्चे, खीर मफिन को पालने का खर्चा, सब कुछ अपने पैसों से किया। मेरे घर वालों ने मुझे ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि इस पूरे फसाद में मैं खुद पड़ी थी। उन्होंने मुझे बस छोड़ दिया। इतना था कि ये घर उनका है तो उन्होंने मुझे यहाँ रहने दिया, इतना ही बस कि घर है यहाँ रहो, दैट्स इट। इसके अलावा हमसे कोई और मदद की एक्सपेक्ट मत करो। और सच में मैं तब से अकेली हूँ, सब कुछ अकेले कर रही हूँ। डिवोर्स वाले दिन डिवोर्स का पूरा खर्चा मैंने अकेले उठाया, उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। और डिवोर्स वाले दिन ना वो आए इतना हंसते हंसते, इतना जोवियल होके, जैसे कि कोई पार्टी चल रही है, जैसे कि वो खुश है डिवोर्स देने के लिए। मैं रोती हुई, मतलब मेरे ऊपर इतना कोई जुल्म हुआ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक लड़की के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो थ्रू डिवोर्स, स्पेशली व्हेन यू आर ऑल अलोन। डिवोर्स वाले दिन मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली गई, अकेले कोर्ट में थी मैं। ये पूरे जर्नी में मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मैं शादी चाहती थी, मैं घर बसाना चाहती थी, मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश की थी इस शादी को बचाने का, और फिर मेरी ही शादी टूट रही है। मैं ही डिवोर्स के थ्रू जा रही हूँ, मेरी डिवोर्स हो रही है। It was so depressing, it was so difficult for me, and I went through that. मैं वहाँ रो रही थी और वो इंसान, मैं 1 साल बाद उससे मिल रही थी। 1 साल बाद वो वहाँ आया और उसका लुक्स ही अलग था, He was happy, he was radiant. खुशी खुशी आया डिवोर्स देने मुझे। It was so hurtful. डिवोर्स के वहाँ पे ना कोर्ट में हम लोग जब कटघरे पे खड़े थे, बारी बारी कोर्ट में कटघरे पे खड़े होके जज पूछते हैं डिवोर्स चाहिए कि नहीं।
मैं तब भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कटघरे में पलट जाए, तब भी मन के अंदर कहीं ना कहीं ये था कि वो बोलते नहीं चाहिए, बट ही डिडंट से दैट। And finally we did get divorced about the first marriage that we had. अब आगे भी कहानी बाकी है, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आई एम सो सॉरी आप लोग इतनी देर तक ये वीडियो झेल रहे थे। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इट्स बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू से ऑल दीज थिंग्स। बहुत मुश्किल होता है अपनी लाइफ के बारे में ये सब बातें कहना, कंपोजर रख के, ना रोके, बिना रोए, अपने टीयर्स को, अपने आंसुओं को पकड़ के रख के इस तरह बातें करना, लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होती है। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, यहाँ तक मेरी बात सुनने के लिए। मेरी डिवोर्स की जर्नी के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, इसके बाद वाला चैप्टर। आई होप वो भी आप सुनेंगे। थैंक यू।